नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ओपेक के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, इसकी हिस्ट्री देखेंगे, इसके सारे के सारे देश देखेंगे। यहाँ पे इसका लोगो आपको दिख रहा है और फिर हम देखेंगे कि आज के लिए खबरों में क्यों है। तो काफ़ी चीज़ों को हम विस्तार से कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ये आपसे सीधा पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, कौन सी कंट्रीज़? जो कि पेट्रोल को एक्सपोर्ट करती हैं। एक्सपोर्ट क्या होता है? बेचना। इंपोर्ट होता है खरीदना, एक्सपोर्ट होता है बेचना दूसरे देशों को। तो जो कंट्रीज दूसरे देशों को पेट्रोल को एक्सपोर्ट करती हैं, उनकी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि ऐसे सारे देश नहीं हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करते हैं। ऐसे भी कुछ देश हैं जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो ओपेक का हिस्सा नहीं हैं। तो यहाँ पे सारी कंट्रीज़ नहीं हैं, कुछ कंट्रीज़ हैं जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करती हैं और उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है। क्यों बनाई है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सारी चीज़ों को विस्तार से हम देखने वाले हैं। अब देखिए, ओपेक जो है ये इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है, जिसको 1960 में बनाया गया था बगदाद कॉन्फ्रेंस में। अब ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। पूछा जा सकता है कि ओपेक कब बना? 1960 में बना। किस कॉन्फ्रेंस में बना? तो बगदाद कॉन्फ्रेंस में बना। क्यों बना था? ताकि जो ग्लोबल ऑयल मार्केट्स हैं उन्हें स्टेबलाइज किया जा सके। तो उस समय ऑयल मार्केट काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही थी, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए बगदाद कॉन्फ्रेंस में इस इंटरनेशनल ग्रुप को 1960 में बनाया गया था। दैट इज़ ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ओरिजिनल मेंबर कंट्रीज़ की बात करें, जो ओपेक के ओरिजिनल कंट्रीज़ थे, उसमें आता है ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। ये ओरिजिनल मेंबर कंट्रीज़ थे, यानी कि ये वो देश हैं जिन्होंने ओपेक की स्थापना करी। अब यहाँ पे इन देशों ने ओपेक के माध्यम से प्रोडक्शन में कोऑर्डिनेट करने का प्रयास किया, ताकि जो फेयर प्राइजेज़ हैं उसको इंश्योर किया जा सके प्रोड्यूसर्स के लिए। देखो, यहाँ पे प्राइजेस की बात ना कंज्यूमर के लिए नहीं हो रही है, प्रोड्यूसर के लिए हो रही है। जो देश प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हें फेयर प्राइस मिले, इसके साथ साथ रेगुलर सप्लाईज मिले कंज्यूमर। तो कंज्यूमर की सप्लाई का ध्यान रखा गया और प्रोड्यूसर के फेयर प्राइजेस का ध्यान रखा गया। समय के साथ साथ कतर, इंडोनेशिया और इक्वेडोर जैसे देश भी ओपेक के साथ जुड़े, लेकिन बाद में इन्होंने एग्जिट कर दिया, ये इससे अलग हो गए। तो करंटली अगर हम बात करें तो ओपेक में 13 मेंबर कंट्रीज़ हैं, 13 देश आते हैं। कौन कौन से? अल्जीरिया, अंगोला, यूएई, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, ईरान, वेनेजुएला, इक्वेटोरियल गिनी और गैबोन। ये पूरे के पूरे जो देश हैं, ये 13 मेंबर कंट्रीज़ जो ओपेक बनाते हैं, ये पूरी दुनिया की जो टोटल ऑयल प्रोडक्शन है उसका 38% है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पे जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं ये उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, मगर सारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्रीज़ नहीं हैं। तो 38% जो ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन है वो ये 13 मेंबर कंट्रीज़ बनाती हैं। ऐसा एस्टिमेट है कि ये जितने भी ओपेक नेशंस हैं, इनमें पूरी दुनिया के जो प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं, कच्चे तेल के जो भंडार हैं, उनका 79.5% इन्हीं ओपेक नेशंस में मिलता है। इसमें अगर हम मिडल ईस्ट की ही बात करें तो मिडल ईस्ट में ओपेक के जो टोटल रिजर्व्स हैं उसका 67.2% बनता है। तो पूरी दुनिया के 79.5% जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो ओपेक नेशन में मिलते हैं, और ओपेक के जो टोटल रिजर्व्स हैं उसमें भी 67.2% जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो मिडल ईस्ट है उसमें पाया जाता है। अब हम बात करते हैं ओपेक के ऑब्जेक्टिव्स की कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देखिए, जो पेट्रोलियम पॉलिसीज़ हैं, जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, जो 13 हमने देखी, उनमें जो पेट्रोलियम पॉलिसीज़ हैं उन्हें यूनिफाई किया जाए और उन्हें कोऑर्डिनेट किया जाए। क्यों? ताकि जो पेट्रोलियम के प्रोड्यूसर्स हैं उनकी जो स्टेबल प्राइजेज़ हैं उसको अचीव किया जा सके। स्टेबल प्राइस होने के साथ साथ सप्लाई के ऊपर भी यहाँ पे बात होती है, लेकिन जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो प्राइस है। क्योंकि भैया, जब ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएट हो रहे थे तो उसमें
इन देशों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो इसलिए नुकसान को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए उन्होंने प्राइस स्टेबलाइजेशन के ऊपर काम किया। इसके साथ साथ यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि एक तो हो गया प्राइस को स्टेबलाइज करना, दूसरा हो गया सप्लाई को इंश्योर करना। तो एफिशिएंट, इकोनॉमिक और रेगुलर सप्लाई जो है पेट्रोलियम की, कंज्यूमिंग नेशंस, जो नेशंस कंज्यूम करते हैं, जिनको ये बेचते हैं, उसे इंश्योर करना, और जो एडिक्वेट रिटर्न है इनकी इन्वेस्टमेंट पे उसे भी इंश्योर करना, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव था। अब ये तो हो गया ओपेक की बात, लेकिन इसके साथ साथ एक और कंसेप्ट आया ओपेक प्लस, यानी जो 13 मेंबर कंट्रीज़ हैं ओपेक की, उसके साथ साथ कुछ और देश भी समय के साथ जुड़े। तो 2016 में ओपेक जो थे वो 10 नॉन ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस, देखिए ये नॉन ओपेक यानी ओपेक का मेंबर नहीं है, मगर ये भी ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस ही हैं, वही देश हैं जो ऑयल को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 10 ऐसे नॉन ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस के साथ ओपेक ने 2016 में पार्टनरशिप करी और यहाँ पे बना ओपेक प्लस। यहाँ पे रशिया भी आया, 10 नेशन और आए जो नॉन ओपेक थे लेकिन ऑयल प्रोड्यूस करते थे, और उसमें एक रशिया भी था। तो रशिया भी इसका मेंबर बना, और यहाँ पे रशिया जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था क्योंकि रशिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। कहीं ना कहीं ओपेक को अमेरिका के ख़िलाफ़ भी माना जाता है, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी, क्योंकि यहाँ पे रशिया भी आ गया और यहाँ पे ईरान भी है, और आप सब जानते हैं कि रशिया और ईरान जो हैं वो एंटी अमेरिका हैं, या अमेरिका एंटी रशिया और एंटी ईरान है, जिस रूप में आप देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अमेरिका को भी इससे प्रॉब्लम रहती है, मगर बात यही है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप भी है। 2016 में यहाँ पर रशिया को भी इंक्लूड किया गया, जो कि वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है। ये जो अलायंस है ओपेक प्लस, इसका जो एम है वो यही है कि जो ऑयल प्राइसेस फॉल हो रहे थे उसको काउंटर किया जाए। और यहाँ पे रीज़न क्या था, मैं क्यों कह रहा हूँ कि अमेरिका इसको अपने खिलाफ मानता है या अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, क्योंकि यूएस के शेल प्रोडक्शन में सर्ज हो रहा था। इसकी वजह से जो ऑयल प्राइसेस है वो फेल हो रहे थे। तो इन ऑयल प्राइसेस को स्टेबलाइज करना और यूएस शेल प्रोडक्शन की वजह से जो ऑयल प्राइसेस में फॉल हो रहा था उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे ओपेक प्लस जो है ये बना था, ये इसका एक एम था। तो अब यहाँ पे जो ओपेक प्लस है इसके 23 मेंबर्स हैं, और ये खबरों में क्यों हैं, क्योंकि फरवरी 2025 में ब्राज़ील एक नया देश है जो यहाँ पे ऐड हुआ है। तो ब्राज़ील के साथ यहाँ पे 23 मेंबर्स बन गए हैं। अब यहाँ पे करंट अफेयर क्या है कि ब्राज़ील जो है वो ओपेक प्लस का मेंबर बना है। तो यहाँ पे ब्राज़ील की नेशनल काउंसिल ने एनर्जी पॉलिसी अप्रूव करा और फरवरी 2025 को ओपेक प्लस को इन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो ओपेक प्लस के जो चार्टर ऑफ कोऑपरेशन है उसमें ब्राज़ील पार्टिसिपेट करेगा। चार्टर ऑफ कोऑपरेशन ओपेक प्लस का क्या है, ये एक फोरम है जहाँ पे ऑयल स्ट्रेटेजीज़ के ऊपर डिस्कशन की जाती है, लेकिन जो प्रोडक्शन की लिमिट्स हैं और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको ये अधेर नहीं करेगा, यानी उसको ये नहीं मानेगा ब्राज़ील। तो हालांकि यहाँ पे ये ओपेक प्लस के चार्टर ऑफ कोऑपरेशन जो कि एक फोरम है ऑयल स्ट्रेटेजीज़ के ऊपर डिस्कशन का, उसमें पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन जो भी प्रोडक्शन लिमिट्स हैं, ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस हैं, उसको ये नहीं मानेगा। ब्राज़ील की ऑयल इंडस्ट्री की बात करें तो वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है ब्राज़ील, और यहाँ पे डेली 4.3 मिलियन बैरल्स की जो ऑयल प्रोडक्शन है वो होती है, और ये ग्लोबल आउटपुट की अगर बात करें तो उसका 4% बनता है। 2024 में क्रूड ऑयल जो था उसने सोयाबीन्स को सरपास कर दिया था एज अ टॉप एक्सपोर्ट। तो पहले सोयाबीन टॉप एक्सपोर्ट था, लेकिन 2024 में क्रूड ऑयल टॉप एक्सपोर्ट बना, और इसमें जो फॉरेन सेल्स थे उसका 13.3% जो था वो अपना क्रूड ऑयल था ब्राज़ील के एक्सपोर्ट में। ग्लोबल इम्प्लीकेशन क्या होगी ब्राज़ील की एंट्री जब हुई है ओपेक प्लस में, तो कहीं ना कहीं ये जो ऑयल प्राइसेस हैं उनको शेप करने का रोल भी करेगा, और ब्राज़ील जो है वो ऑटोनॉमी को भी रिटेन करेगा जब हम प्रोडक्शन डिसीजंस की बात करते हैं। ब्राज़ील का जो ड्यूल फोकस है, एक तो है रिन्यूएबल्स में और दूसरा है फॉसिल फ्यूल्स में, क्योंकि कुछ समय पहले इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी को भी ब्राज़ील ने ज्वाइन किया था। तो ये हाईलाइट करता है कहीं ना कहीं एक बैलेंस इकोनॉमी और एनवायरमेंटल प्रायोरिटी की जो एम्बिशन है ब्राज़ील की, कि हम जो ऑयल है उसका ऊपर तो काम करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम फॉसिल फ्यूल्स और रिन्यूएबल एनर्जी पर भी काम कर रहे हैं। इसीलिए इन्होंने इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी को ज्वाइन किया था। तो ये इनकी एक एम्बिशन है कि हम एक बैलेंस्ड इकोनॉमी की अप्रोच लें और इसके साथ साथ एनवायरनमेंट को भी प्रायोरिटीज़ दें।
तो ये इस लेक्चर का एनालिसिस था। यहाँ पे हमने देखा ओपेक क्या है, ओपेक प्लस क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं और करंट अफेयर में क्यों है, क्योंकि ब्राज़ील अभी एक नया देश बना है जिसने ओपेक प्लस को ज्वाइन किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, सीधा सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, फिजिक्स, इस्लाम, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेस को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेस और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बताए, एक तो कि जो ओपेक है वो 1960 में बना था और बगदाद कॉन्फ्रेंस में बना था। इन दोनों फैक्ट्स को भी ध्यान में रखिएगा। बाकी सब चीज़ों को हमने विस्तार से कवर कर लिया है, सारी चीज़ों को अपने ध्यान में रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको कोई कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही जीके करंट अफेयर और जीके टिक्स वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।